भाई, तो कैसे हैं सब बढ़िया सबके जीवन में। आज एक और मज़ेदार चीज़ लेके आए जिसको बोलते हैं क्या, आरएनए। अभी इसका मुझे पढ़ाने का मतलब क्या, देखो मेरा गोल जो है, अपन ने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लिया, इसके बाद मैं आरएनए इसलिए लेके आया ताकि आप इससे थोड़ा फैमिलियर हो जाओ। मतलब आपको टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, एंटी कोडॉन साइट्स, ये सब चीज़ें पता चल जाएँ, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जब हम पढ़ेंगे, स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे, तो इसमें इसका थोड़ा सा उपयोग होगा, तो आपको ये चीज़ नई ना लगे। तो देख, आरएनए सबको पता है कैसा होता है। सबसे पहली बात तो डीएनए कैसा होता था हमारा, डबल स्ट्रैंड। ये कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, सबको पता है ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड हमारा आरएनए होता है। अब इसमें अगर मैं डीएनए और आरएनए में थोड़ा सा डिफर करूँ, इसमें क्या होता है, अगर हम आरएनए की बात करें, इसमें क्या होता है, राइबोस शुगर होती है। अच्छा, उसमें कौन सी होती थी, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, तो इसमें कैसी शुगर होती है, राइबोस शुगर होती है। अच्छा, एक और सुन, अगर आपको याद करना है कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस हैं, अगर आपको याद करना है कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस हैं, तो बस ये याद रखना, मतलब आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस हैं, AUGC, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन। किसके लिए, आरएनए के लिए। अच्छा, फिर डीएनए के लिए, ATGC। ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, तो अब हाँ, जो हमारा आरएनए है इसमें यूरासिल होता है, यूरासिल को हम यूरासिल होता है, उसको डीएनए, मतलब डीएनए में क्या होता है इसकी जगह पे, थाइमिन। अच्छा, ठीक है, मतलब एक डिफरेंस अपन चल रहा है कि डीएनए और आरएनए में क्या क्या डिफरेंस है। अच्छा, आरएनए जो है एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ रहता है, इसलिए मैंने बोला ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, जबकि डीएनए कैसा था, दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ रहता था, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमने उसको बोल दिया। अब एक्सेप्शन की बात है, क्वेश्चन अगर पूछेगा तो एक्सेप्शन से पूछेगा। हमने बोला कि जो आरएनए है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, परंतु एक रियो वायरस होता है जिसमें जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। जिसमें आरएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना यार। अब जैसे एसर्शिया कोलाई है अपने पास, एसर्शिया कोलाई है, इसमें हम लोग पूरी, जब हम लोग जैसे ही पूरी जो मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ेंगे, इसमें पूरे में एसर्शिया कोलाई का इस्तेमाल किया जाएगा। कहाँ पे हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, एसर्शिया कोलाई, ट्रांसलेशन एसर्शिया, क्योंकि उसमें पढ़ना बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, और आरएनए जो है ना, अब सुन मेरी बात, अब चलो आते हैं कॉन्सेप्ट पे। आरएनए जो है ये कभी कभी एंजाइम की तरह भी काम करता है, और कौन सा एंजाइम, राइबोजाइम। अभी हम लोग पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड एवोल्यूशन में, तो उसमें राइबोजाइम किसकी तरह एक्ट कर रहा था, मतलब किसकी तरह एक्ट करता है, एंजाइम की तरह। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। ये लाइन याद रख लो, क्वेश्चन अगर आ गया फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो समझ लेना। राइबोजाइम मतलब बोला ना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है विच इज़ नॉट एन प्रोटीन। ठीक है, ये तो अपना, अभी मैं सिर्फ डिटेल में नहीं जा रहा, अब चलो अपन डिटेल में चलते हैं, क्योंकि ये सब तो हो गया, तो अब चलो डिटेल में चलते हैं। चलो अब यहाँ से समझ लेना कि अपना लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो जेनेटिक आरएनए की अगर मैं बात करूँ, तो हम लोग पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए की। आरएनए को उन्होंने क्या किया, दो में डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला एक ऐसा आरएनए होता है जो जेनेटिक्स के कह लो, हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। अच्छा, मतलब मैं समझा नहीं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ऐसे समझो कि ये क्या करता है, कॉपी करता है, डीएनए की कॉपी करता है, इसलिए हमने इसको क्या बोले, जेनेटिक आरएनए। और दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए, ये क्या करेगा, कॉपी नहीं करेगा, ये सिर्फ फ्लो को आगे बढ़ाएगा। जो जेनेटिक्स का जो फ्लो है, या फिर कह लो जो इन्फॉर्मेशन है उसको आगे बढ़ाएगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसको आगे बढ़ाएगा, उसको हमने क्या बोला, नॉन जेनेटिक आरएनए। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, सुन मेरी बात, जेनेटिक आरएनए मतलब कि यदि मान लो मतलब कोई भी एक अपने पास वायरस है या फिर बैक्टीरिया है जिसमें डीएनए नहीं है, तो डीएनए अगर नहीं होगा तो आरएनए जो है वो किसकी तरह काम करेगा, मेन जेनेटिक मटेरियल की तरह। अच्छा, तो ये क्या करेगा, मेन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा किसका, जेनेटिक मटेरियल का। किसका, ये ट्रांसफ़र करेगा जेनेटिक मटेरियल का, ये ट्रांसफ़र करेगा जेनेटिक मटेरियल का फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा किसका, जेनेटिक मटेरियल का। अभी हमने कैसे कैसे मतलब देखने को तो हमें मिलते हैं, तो जेनेटिक आरएनए हमें किस में देखने को मिलेगा, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। अरे सुना होगा यार, हाँ, अरे नहीं सुना तो ये तो सुना होगा यार, HIV वायरस, हाँ ये तो सुना है, चलो ये सुना है HIV। और जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ये भी कैसे होते हैं, जेनेटिक आरएनए। अब हमें नॉन जेनेटिक आरएनए की बात करनी थी, तो नॉन जेनेटिक आरएनए वो जो मतलब
ट्रांसफ़र नहीं होते जेनेटिक मटेरियल में, मतलब एज ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में ट्रांसफ़र नहीं होते एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ये क्या करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल जा रहा है उसके फ्लो में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कौन, नॉन जेनेटिक आरएनए। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ने तीन मतलब बेसिकली आरएनए ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है आरआरएनए जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरआरएनए, और दूसरा है हमारा एमआरएनए, इसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। अच्छा, और तीसरा हमारे पास है टीआरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए। आज अपन पूरा इन डिटेल इन तीनों को लपेटेंगे, थोड़ा सा मज़ा भी आएगा क्योंकि कैसे क्या क्या होता है। अब सुन, मैं तुझे अभी सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ, वो लिख ले या फिर याद कर लो, जो भी आप करना चाहो। कि मैं ये बोल रहा हूँ बस इतनी सी चीज़ कि जो एमआरएनए है इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, इसके पास होते हैं कोडॉन्स मतलब जो ये डीएनए ये अपना डीएनए से एमआरएनए जब बनेगा ट्रांसक्रिप्शन में, तो वो डीएनए से क्या लेके आएगा, कोडॉन्स, ठीक है। और टीआरएनए के पास होते हैं एंटी कोडॉन्स, ठीक है, एंटी कोडॉन्स। बस इतना अभी सिर्फ याद करना है, फिर एक्सप्लेन करेंगे ना आगे ट्रांसक्रिप्शन में, काहे चिंता कर रहे हो, देखते जाओ बस, ठीक है। अब सुन, इनके हम लोग परसेंटेज भी पढ़ लें। सबसे ज़्यादा कौन सी मात्रा में होता है हमारी बॉडी मतलब सेल में, आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए। कितना होता है, 80% सबसे ज़्यादा। फिर होता है टीआरएनए, अच्छा, फिर होता है टीआरएनए जो कि 15% होता है, और एमआरएनए सबसे कम 5%। इसका काम सिर्फ मैसेज देना होता है और फिर ये अपने आप ख़त्म हो जाता है, सिर्फ मैसेज देगा और अपने आप ख़त्म हो जाएगा, तो ज़्यादा कुछ काम है नहीं। मेन जो फंक्शन है वो आरआरएनए का है, और मेन फंक्शन लेकिन फिर भी एमआरएनए का ही है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करना और उसी का रेप्लिका बनाना, डीएनए की जो रेप्लिका बनाना, मतलब एमआरएनए जो बन रहा है वो एक तरीके से रेप्लिका ही तो है डीएनए की। उसके पास पूरी क्या है, इन्फॉर्मेशंस हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बेसिकली। अच्छा, और अगर कोई पूछ ले क्या डीएनए बाहर आता है सेल के मैसेज देने के लिए, तो नहीं, डीएनए तो बढ़िया बैठा हुआ Z² फैसिलिटी है उसके पास, मतलब वो ना उसको ना कोई छू सकता है, वो सिर्फ क्या कर सकता है, कॉपी बना सकता है, किसकी, एमआरएनए की, किसके थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन से। अब सुन, ये तो हो गया, अब इसको अपन थोड़ा इन डिटेल चलते हैं किसमें, नॉन जेनेटिक आरएनए में। तो चल हमारे पास सबसे पहला क्या है, आरएनए बोला मैंने कितना, 80% होता है बॉडी मतलब सेल में 80%, ठीक है। अभी डिस्कवर किसने किया था, कुंती भाई साहब ने मतलब कुंतजे नाम है, कुंती से याद कर लो, कुंतजे, उसके आगे याद रखना जी भी लगाना है, कुंत जी, हाँ, तो कुंत ने इसकी क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी। अच्छा, अगर हमें पता करना है कि आरएनए कहाँ मिलता है, तो देखो मिलेगा कहाँ पे, राइबोसोम में, परंतु बनेगा कहाँ पे, न्यूक्लियोलस में। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोमल फैक्ट्री हो गया? कैसे, मतलब मैं समझा नहीं, राइबोसोमल फैक्ट्री हो गया कैसे, देखो बता रहे हैं ना, आरआरएनए को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरआरएनए, बोल, आरएनए को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। तो मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोलस में ये क्या होता है, बनता है, ठीक है। अब राइबोसोमल फैक्ट्री मैंने किस हिसाब से बोला, क्योंकि इसमें आरआरएनए भी बन रहा है और साथ ही साथ प्रोटीन भी बन रहा है, अरे बोल, प्रोटीन भी बन रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री। अब ये जो हमने आरआरएनए पढ़े, हम इतने से आरआरएनए कर रहे हैं, राइबोसोमल आरआरएनए, ये दो तरीके के होते हैं बेसिकली। अच्छा, आरआरएनए इज़ ऑफ 2 टाइप्स, कैन से, एक होता है 70S, ये तो आपने सब ने पढ़ा होगा, एक होता है 80S। अच्छा, अब सुन, 80S हम लोगों में मिलता है, हम लोगों मतलब यूकैरियोट्स में। तो क्या हमें 70S नहीं मिलता, मिलता है, कहाँ मिलेगा, कुछ मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, और प्लांट्स में भी मिलता है, कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। अरे बोल, पढ़ा होगा यार ये तो सेल बायोलॉजी में, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। अच्छा ठीक है, फिर 70S हमें कहाँ मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में। 70S कहाँ मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में, ठीक। 80S कहाँ मिलेगा, यूकैरियोट्स में। 70S कहाँ मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में। क्या मतलब हम 80S यूकैरियोट्स में और जगह पे, 70S और जगह पे भी मिलता है, तो हाँ मिलता है 70S कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। कौन सा मिलता है, 70S राइबोसोम। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, ठीक है। अब इसकी हम लोग सब यूनिट्स की बात करेंगे, मतलब जो हमारा 80S है, पहले हम 80S को लेते हैं। 80S ये क्या है, आरआरएनए, मतलब वही अपना क्या है, राइबोसोम है। किस में मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, ठीक है। ये बना हुआ रहता है सब यूनिट से। कैसी सब यूनिट, इसकी 2 सब यूनिट होती हैं, 60S और 40S। अब तुम ये मत सोचना कि मुझे गणित नहीं आती, क्यों, क्योंकि 6, 60 और 40 तो 100 होते हैं, ये मत सोचना। ये क्या है, सब यूनिट्स हैं, 60S और 40S। तुम तो ऐसे समझो, हाँ देखो, 2020 में नीट का पेपर था,
नीट का पेपर था, अभी तक तो नहीं हुआ। तो उसमें इसको ऐसे करो, 80 में से 20 माइनस कर दो 60, 60 में से 20 माइनस कर दो 40, बस। तो 60s और 40s दो तरीके क्या है, ये अपने राइबोसोम है, सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब 60s जो 60s सब यूनिट है राइबोसोम की, उसमें भी गुरु 3 तरीके के आरएनए मिलते हैं। क्या बात कर रहे हो, मतलब एक आरएनए था उसकी 2 सब यूनिट हुई 60s 40s। अब 60s में भी कितनी, 3 सब यूनिट होंगी, 3 सब यूनिट होंगी। अच्छा तो भैया कर दो, हमें क्या है, अरे होती हैं गुरु। इसमें सबसे पहली कौन सी है, 5s, फिर 5.8s और फिर 28s, हाँ 28, ठीक है। तो 5s 5.8s एंड 28s राइबोसोम। फिर 40s होता है, 40s में गुरु ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, एक ही तरीके की मतलब वो आरएनए मिलती है, जिसको हम बोलते हैं 18s, ठीक है। ये सब हमें बता रहे हो, इसका मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं, कहीं क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ कितनी सब यूनिट होती हैं 60s मतलब 80s राइबोसोम की 60s सब यूनिट में, तो याद रहना चाहिए 3 सब यूनिट होती हैं। कौन कौन सी, 5s 5.8s 28s और फिर 40s में 18s होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स हमने पढ़ा 70s राइबोसोम, बोल 70s राइबोसोम। इसकी सब यूनिट कौन कौन सी होंगी, 50 और 30, सिंपल गुरु। इसकी सब यूनिट होती हैं 50s और 30s। ये एस क्या है, सिडवर्क्स यूनिट, अच्छा वो होता है, मैं बताऊंगा सेल बायोलॉजी अपन करेंगे ना, एस क्या है, सिडवर्क्स यूनिट। अगर अरे यार इतना डिटेल में अपन चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। तो देख 50s में 2 तरीके की सब यूनिट होती हैं, एक होता है हमारा 5s, एक होता है 23s सब यूनिट। और 30s में कौन सी यूनिट होती है, 16s टाइप आरआरएनए। ये क्या है, आरआरएनए ही है और कुछ नहीं है। तो बस हमने क्या पढ़ा कि 70s जो है वो 3 तरीके की सब यूनिट्स है आरआरएनए, जिसमें 50s 30s उसकी सब यूनिट है। फिर 50s भी 2 सब यूनिट्स में टूटा हुआ, 5s और 23s। ये सब तो क्लियर हो गया, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ज्वाइनिंग दिस सब यूनिट, जो अब जैसे कि जब सब यूनिट्स मिलेंगी, जैसे 5s 23s मिला तो क्या बनेगा 50s, फिर 50s और 30s मिलेंगे तो क्या बनेगा 70s। तो इनको जोड़ने के लिए मैग्नीशियम +2 की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम +2 की ज़रूरत। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे जो 23s सब यूनिट है, ये एंजाइम की तरह भी काम करती है कभी कभी। अच्छा अभी देखते जाओ तुम, अभी पढ़ाई क्या है, जेनेटिक्स बहुत मज़ेदार चीज़ है अगर इसको तुम दिल लगा के पढ़ रहे हो तो ये हमारा क्या था, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अच्छा कहाँ बनता है, ये न्यूक्लियोलस में बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री। किसको, न्यूक्लियोलस को। डिस्कवर किसने किया था, कुंती ने। और सबसे ज़्यादा स्टेबल आरएनए है ये। अभी हम एमआरएनए पढ़ेंगे, वो तो रिएक्टिव है, क्योंकि उसमें से उसको इन्फॉर्मेशन लेनी है और इन्फॉर्मेशन दे के ख़त्म हो जाना है। कौन सा, एमआरएनए को। आरआरएनए 80% मिलता है बॉडी में, सेल्स में। अब हम पढ़ेंगे टीआरएनए। हाँ भाई, तो टीआरएनए बहुत मज़ेदार चीज़ है। देखो एमआरएनए हो गया, अपना कौन सा, आरआरएनए हो गया था। अब हमने क्या बनना, टीआरएनए। तो टीआरएनए मैंने बताया था कितना, ये ज़्यादा नहीं ना है, 15%, सिर्फ 15% टोटल अपने आरएनए का। आरएनए 80% हो गया, ये 15% है। इसको हम और क्या नाम से जानते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए। क्यों ट्रांसफ़र, क्योंकि ये अमाइनो एसिड को पकड़ेगा और कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अरे सुनते तो जाओ। फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सोल्यूबल आरएनए। किस नाम से, सोल्यूबल आरएनए। और एक और होता है एडेप्टर आरएनए। ये सबसे बता, अगर मैं इसकी सच्ची बात बताऊँ, ये स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। कैसा, स्मॉलेस्ट आरएनए। और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही है, टीआरएनए। सबसे छोटा है लेकिन सबसे खोटा है, सबसे छोटा है लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, खोटा है। खोटा क्यों है, इसका स्ट्रक्चर देख के तुम्हें समझ में आएगा। इसको सिंथेसाइज कौन करता है, टीआरएनए को, डीएनए खुद। तो समझ लो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होगी भविष्य में, क्योंकि टीआरएनए था और एक एमआरएनए है, जिसको कौन सिंथेसाइज करता है, डीएनए, ठीक है। अब हमने एक और चीज़ बताई कि इसकी डिस्कवरी किसने करी। इसकी डिस्कवरी करी थी 4 लोग थे। एक तो हगलैंड, अरे हगलैंड नहीं है चचाओ, हॉगलैंड। एक कोई सा लैंड है जहाँ पे हॉग हगने जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉगलैंड। फिर कौन है, जिमिक निकी, अरे जिमिक और निक्की, अरे वो निक्की, हाँ समझ गए, जिमिक निकी स्टीफेंसन, ठीक है। इसको अपन कैसे याद रखें, चलो करते हैं, स्टीफेंसन और क्रिक साहब तो याद ही हो जाएंगे, डीएनए खोज में इनका बड़ा रोल था। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर में क्या है ना, बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। स्ट्रक्चर में क्यों कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा एक होली साहब थे, अच्छा अपनी होली जिसमें अपन खेलते हैं, नहीं होली उनका नाम था। होली ने इसका जो मॉडल दिया था उसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, लौंग की पत्ती अच्छा लौंग की पत्ती वाला इन्होंने मॉडल दिया था, इसको हम बोलते हैं क्लोवर लीफ
मॉडल। ठीक है, ये किसने दिया था? हमारे होली साहब ने। फिर एक और आए तानाशाह टाइप के, किम साहब, किम जोंग, ये तो वो है किम जोंग वाला, नहीं नहीं किम, ये पढ़ने वाला किम था। इन्होंने बोला कि ये इन्वर्टेड एल शेप का होता है। कैसा? अपीयर्स मतलब एल शेप। 3D में जब इन्होंने देखा तो इन्होंने बोला कि एल शेप का है, और इन्हीं का माना गया किम भाई साहब का। होली भाई साहब का भी माना जाता है। जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, उन्होंने बताया कि ये इन्वर्टेड एल शेप का होता है और स्ट्रक्चर भी बहुत मज़ेदार है। हम पूरा अपन पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आगे भी लेके जाऊंगा, ट्रांसलेशन तक छू के आ जाएंगे बस, ये समझो। और नहीं आया ना समझ में तो चिंता ना करना, ट्रांसलेशन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना। अब चल इसका स्ट्रक्चर पहले मैं बनाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई, TRNA थोड़ा ऐसा दिखता है। इसको हमने क्या बोला था? इन्वर्टेड एल शेप। आपको भले डायग्राम समझ में ना आए, डायग्राम भद्दा लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा जो मैं यहाँ पे देने के लिए आया हूँ। तो सुन मेरी बात, तने जहाँ पे भी TRNA में ACC बोले तो एडेनिन साइटोसिन साइटोसिन दिख जाए, ये इसका क्या है? अरे ये इसका क्या है? अंत वाला पार्ट। मतलब यहाँ से क्या होगा? वो एंडिंग पार्ट होगा इसका। और 5 डैश से इसकी क्या होती है? स्टार्टिंग होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या होती है? स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे हमें क्या दिखे? ग्वानिन ग्वानिन ग्वानिन। अच्छा, हम इसको माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे तो हमें ग्वानिन ग्वानिन देखने को मिलेगा। अरे चचाओ, ग्वानिन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो देखेंगे ना? अरे नहीं देखेंगे क्या? इसलिए तो 5 डैश एंड जो होती है वो उसकी क्या होती है? स्टार्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, अब क्या होता है, थोड़ा अपन इसको अंदर अंदर से लेके चलेंगे, है ना। ये जो हमारी पहली आर्म थी, ये हमारी जो पहली आर्म है, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म। क्यों एक्सेप्टर आर्म हम इसको क्यों बोलते हैं? और कोई सा नाम इसको अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, सुनो तो, इसको हम एक्सेप्टर आर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है वो बाइंड करता है। क्या करता है? अभी सिर्फ सुनते जाना, फिर पूरा इसका मैकेनिज्म अपन पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड क्या करता है? बाइंड करता है। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। अच्छा, इसको और क्या बोल सकते हैं? चार्जिंग या फिर लोडिंग ऑफ अमाइनो एसिड। यहाँ पे अमाइनो एसिड बाइंड करेगा और कहाँ जाएगा? कहाँ? अब तुम देखते जाओ, इतनी जल्दी कहाँ जाना है तुम्हें? अब सुन मेरी एक और बात सुनना। टी साई सी लूप, इसको हम क्या बोलते हैं? टी साई सी लूप। ये 7 बेसिस से बना हुआ रहता है। मतलब यहाँ पे जो बेसिस नाइट्रोजन बेस लगे होंगे कितने होंगे? 7 होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? टी साई सी लूप। बोलो, टी साई सी लूप। यहाँ पे क्या होता है? ये राइबोसोम से बाइंड करता है जाके। राइबोसोम की कौन सी साइड से बाइंड करेगा TRNA? अरे यार, लार्जर सब यूनिट। कौन सी यूनिट? लिख लो, ये लिख लो, नहीं भूल जाओगे। क्या लिखना अपने को? जो mRNA होता है, लेकिन अभी तो हम TRNA पढ़ रहे हैं, लिख तो लो। mRNA जो होता है ये स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड करता है। कौन सी यूनिट से? स्मॉलर सब यूनिट से। अभी हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और फिर जब हम TRNA लार्जर सब यूनिट के पास जाएगा। कौन सी यूनिट? लार्जर सब यूनिट। ठीक है, लार्जर सब यूनिट से बाइंड करेगा, है ना। लार्जर सब यूनिट से क्या करेगा? बाइंड करेगा। ठीक है, अब जो टी साई सी लूप है, देखो जरा, टी साई सी लूप जो है ये क्या करेगा? राइबोसोम पे बाइंड करेगा जाके। मतलब कि ये हमारा एक TRNA था, ऐसे घूमता 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 ये मेरा कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? राइबोसोम। और राइबोसोम से टी साई सी लूप जुड़ जाएगा जाके। कौन सी सब यूनिट से? लार्जर सब यूनिट से। अरे हमने अभी पढ़ा था ना राइबोसोम को, तो उसमें 2 सब यूनिट नहीं देखी थी? अरे यार, 50S 30S 70S राइबोसोम में। 80S में हमने कौन सी? 60S और 40S देखी थी। तो जो 60S वाली सब यूनिट होगी उससे जुड़ेगा जाके कौन? टी साई सी लूप, लार्जर सब यूनिट से। इसको हम क्या बोल देंगे? राइबोसोम। इसको लिख लेना, है ना, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। इसको हम क्या बोल देंगे? राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ठीक है, और कौन सी सब यूनिट से जाएगा? लार्जर सब यूनिट से बाइंड होगा जाके। अच्छा, अब सुन मेरी बात, ये होता है रिकॉग्निशन साइट। बोले तो ये भी 7 बेसिस का होता है, वो क्लियर है। अब तुम मेन मुद्दे पे आओ। क्या मैं बोल रहा हूँ, ये उसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। क्यों रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं? यहाँ पे ऐसे TRNA पे क्या होते थे? एंटी कोडॉन्स होते थे कि नहीं होते थे? और mRNA पे क्या होते थे? कोडॉन्स होते थे। तो ये क्या है हमारे? एंटाइकोडॉन, एंटीकोडॉन, या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं? नोडॉक। अच्छा, नो डाउट नोडॉक, है ना, एंटीकोडॉन या नोडॉक। अब यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा एक निठल्ला mRNA था, वो जिसके ऊपर क्या थे प्रेजेंट? कोडॉन। वो किससे बाइंड हो जाएगा?
ये जो 3 एंटी कोडॉन लटक रहे हैं, अब कोडॉन और एंटी कोडॉन, देखो ये कोडॉन थे मेरे 3, ये हमारे एंटी कोडॉन थे, ये तीनों क्या कर जाएंगे, बाइंड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन लूप। यहाँ पे पहचान होगी mRNA और tRNA, mRNA पे प्रेजेंट कोडॉन की और tRNA की एंटी कोडॉन की। उससे क्या बनेगा, देखते जाओ, उससे क्या बनेगा हम देखेंगे, अभी कोडॉन्स बनेंगे उसके। अच्छा, तो ये क्या होता है, रिकॉग्निशन साइट। यहाँ पे क्या होगा, एंटी कोडॉन। मेरी बात समझ, ये क्या था mRNA, ये किसको लेके आया, कोडॉन को, ठीक है। यहाँ पे क्या थे, एंटी कोडॉन थे। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, रिकॉग्निशन हुआ। रिकॉग्निशन हुआ तो क्या हुआ, अब यहाँ पे हमें एक अमाइनो एसिड बनाना है। क्या बनाना है, अमाइनो एसिड। पहले रिकॉग्नाइजेशन हो गया, रिकॉग्निशन हो गया। अब जैसे कैसे बनता है अमाइनो एसिड, मेरी बात सुन। जैसे मान ले अभी अपन जब वो पढ़ेंगे ना कोडॉन्स की, जैसे AUG किसको कोड करता है, जैसे मान ले यहाँ पे कोडॉन्स आए, एंटी कोडॉन आए और AUG कोडॉन बना। AUG कोडॉन बना तो ये किसको, कौन से अमाइनो एसिड को कोड करेगा, मेथियोनिन को, मेथियोनिन। अब ऐसे बहुत से होते हैं जो स्टॉपिंग कोडॉन होते हैं। अब वो सब हम पढ़ेंगे, कोडॉन्स में हम पढ़ेंगे, जब हम कोडॉन उठाएंगे तब हम उसको पढ़ेंगे। चिंतित मत हो, चिंतित बिल्कुल मत हो, ठीक है। तो यहाँ से कौन आया, कोडॉन, और यहाँ पे कौन थे, एंटी कोडॉन, रिकॉग्निशन लूप पे। और क्या बना, एक अमाइनो एसिड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अमाइनो एसिड कहाँ पे बनेगा, धू लूप पे। धू, अरे धूप वो जादू वाला धू है क्या, नहीं नहीं, ये धू क्या है, डाईहाइड्रोयूरिडीन, एक लूप है। क्या है, लूप, डाईहाइड्रोयूरिडीन, जो कि कितने बेसिस से बना रहता है, 8 से 12 बेसिस से बना रहता है। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं एंजाइम बाइंडिंग साइट। मतलब क्या बोले आप, एंजाइम बाइंडिंग साइट। सुनो तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होंगे। जैसे ये जो यहाँ से कोडॉन बना होगा, जो हमारा कह लो AUG जैसे बना, AUG। अब AUG जो आएगा कोडॉन, AUG जो कोडॉन आया वो क्या करेगा कि अमाइनो एसिड बनवाएगा। अमाइनो एसिड बनवाना है ना, तो इसके लिए हमने इसको क्या बोला, यहाँ पे देखो अमाइनो एसिड कितने होते हैं, कितने प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं, 20 टाइप्स के। तो यहाँ पे 20 टाइप्स के एंजाइम होंगे और उन एंजाइम को हम क्या बोलेंगे, अमाइनो, अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, अमाइनो एसाइल सिंथेटिक एंजाइम, अमाइनो एसाइल सिंथेटिक एंजाइम, अमाइनो एसिल सिंथेट एंजाइम, जो भी बोलना चाहो, अमाइनो एसिल सिंथेट एंजाइम। ये एंजाइम होगा, ये क्या करेगा, जो हमारे AUG आया, जो भी कोडॉन्स आ रहे हैं उसके अनुसार क्या बनवाएगा, अमाइनो एसिड बनवाएगा। हमारे पास कितने तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20। तो एक्टिवेट करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को यहाँ पे 20 तरीके के अमाइनो एसिड सिंथेट एंजाइम होते हैं, जो कि कोड करते हैं 20 तरीके के अमाइनो एसिड्स को। नहीं चमक रहा मेरे ख्याल से, अगर चमका है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, चमकना जरूरी भी है। और यहाँ पे अब देखो एंजाइम आया है तो वो क्या करेगा, एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पे लिख दो कि एनर्जी यूज़ होती है। कैसी एनर्जी यूज़ होती है, ATP को। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कहाँ पे ऐसा कौन सा मतलब पार्ट है tRNA का जहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है, तो कौन सा, धू लूप। चलो फिर से आओ, वापस आओ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे तुम समझो कि क्या हुआ, यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम जब स्टार्टिंग करेंगे तो ये क्या हुआ, mRNA आया, mRNA के पास क्या थे, कोडॉन, और ये tRNA के पास क्या थे, एंटी कोडॉन्स। उनके बीच में मिक्सिंग हुई, मतलब मिलना जुलना हुआ। तो मिलना जुलने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या बनाया, जेनेटिक कोड क्या तो कोडॉन के, तो कुछ भी अभी समझना है ना। तो क्या हुआ, इनके बीच में क्या हुआ, मिलना जुलना हुआ। तो इससे क्या बना, एक कोडॉन, जैसे कि मान लो कोडॉन कोई AUG बन गया, AUG कोडॉन बना, तो वो कौन से अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करेगा, मतलब कौन सा अमाइनो एसिड बनाएगा, मिथियोनिन कैसा अमाइनो एसिड होता था, सल्फर कंटेनिंग। अरे यार मैंने बताया है बायोमोलिक्यूल्स में, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, कौन, मिथियोनिन। तो मान लो यहाँ से एक ऐसा जेनेटिक कोड बना AUG, कहाँ पे, रिकॉग्निशन लूप पे, जिसको कहाँ पे गया फिर वो, धू लूप में क्या हुआ, अमाइनो एसिड सिंथेसिस, मतलब इसने क्या बनाया, अमाइनो एसिड को बनाया। किसने, ये एंजाइम ने, अमाइनो एसिड सिंथेटिक एंजाइम, उसने क्या बनाया, अमाइनो एसिड को बनाया। अब अमाइनो एसिड बन चुका है, कौन सा बना अमाइनो एसिड, मिथियोनिन। अगर हम इस हिसाब से चल रहे हैं इस जेनेटिक कोड के अनुसार, कौन बना, मिथियोनिन। कहाँ पे बना, धू लूप पे। धू लूप से वो कहाँ जाएगा, एक्सेप्टर आर्म पे। एक्सेप्टर आर्म पे कौन इस अमाइनो एसिड को बाइंड कर लेगा, 3' वाली एंड अमाइनो एसिड को पकड़ेगी, एकदम ऐसे पकड़ लेगी, लपक लेगी, किसको, मिथियोनिन को। और फिर ये कहाँ पे जाएंगे, अमाइनो एसिड को लेके टी-साइसी लूप के पास जाएगी। टी-साइसी लूप कहाँ जाएगा, राइबोसोम की कौन सी यूनिट पे, लार्जेस्ट यूनिट पे। इससे हमें क्या मतलब है, ये राइबोसोम की लार्जेस्ट यूनिट पे ये चला गया जी, चला गया नीचे से। अभी जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब की मैं थोड़ी स्थिति बता रहा हूँ। ये हमारा है राइबोसोम, ठीक है, ये राइबोसोम है।
ये मैंने माना कि कुछ इस तरीके का हमारे पास राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। तो लार्जर सब यूनिट पे कौन आके जुड़ जाएगा? टीआरएनए। ये हमारा टीआरएनए जुड़ गया, जिसके ऊपर क्या थे? एंटीकोडॉन साइट। और ये किसको लेके आया? अमाइनो एसिड को, ठीक है। और नीचे से कौन आएगा? ये नीचे से आ गया एमआरएनए। ये नीचे से कौन आ गया? एमआरएनए। थोड़ा सा अपन सिर्फ, मैं सोच रहा हूँ कि आपको सिर्फ वो दे दूँ फील कि अपन ट्रांसलेशन में क्या पढ़ेंगे। ऊपर से कौन आया? टीआरएनए। नीचे से कौन आया? एमआरएनए। एमआरएनए क्यों? क्योंकि एमआरएनए के कौन सी साइट से जुड़ेगा? स्मॉलर सब यूनिट से। तो मैंने लिखा भी था ना, एमआरएनए किससे? स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ता है। और टीआरएनए लार्जर सब यूनिट। टीआरएनए एमआरएनए के बीच में वही जेनेटिक कोड्स की घपाघूटी होगी तिम कस के मतलब वही मिलना जुलना होगा, जिससे क्या बनेगा? जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड कहाँ जाएगा? धूल लूप पे, जहाँ से क्या बनेगा? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को कौन पकड़ेगा? एक्सेप्टराम। एक्सेप्टराम से वो कहाँ जाएगा? राइबोसोम की बाइंडिंग साइट पे। कौन सी बाइंडिंग साइट? लार्जर या स्मॉलर? लार्जर सब यूनिट। तो हमारे जेनेटिक कोड गया और अमाइनो एसिड बनाया। अमाइनो एसिड जुड़ेगा जाके, जिससे क्या हुआ? प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं आया ना, बिल्कुल चिंता मत करना, ट्रांसलेशन में और घुसेंगे अंदर तो क्या हुआ? ट्रांसलेशन शुरू हो गया। अब सुन, जब प्रोटीन बनेंगे तो ऐसे जुड़ते चले जाएंगे प्रोटीन्स की ऐसी एक लंबी चेन बन जाएगी। और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? CONH। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? CONH। अच्छा, CONH। अरे यार, प्रोटीन के जो डाइपेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको CONH, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। CONH बॉन्ड से जुड़ते चले जाएंगे, बहुत बड़ी प्रोटीन की चेन बन जाएगी। फिर आगे उसका जो भी करना वो हमारी बॉडी करेगी। तो ये हमारा क्या था? टीआरएनए। अब कौन बच रहा है? एमआरएनए। उसको भी लपेटो। तो देख, अब हमारा कौन बचा? सिर्फ एमआरएनए बचा है। एमआरएनए को हम और क्या बोलते हैं? लीस्ट स्टेबल या फिर शॉर्ट लिव। क्यों? इसका काम क्या होता है? सिर्फ जो डीएनए ने इसको कॉपी बना के दी है, किसकी? अरे यार, जेनेटिक कोड की, उसको सिर्फ कहाँ पे? डीएनए से बाहर साइटोप्लाज्म में लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? ट्रांसलेशन कराने के लिए। ट्रांसलेशन कैसे कराएगा? जो राइबोसोम था उसकी स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ेगा और ऊपर से कौन आ जाएगा? टीआरएनए। तो उसमें क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की लॉन्ग चेन्स बन जाएंगी। अच्छा, इसका नामकरण अगर मैं बताऊं, एमआरएनए की नामकरण किसने की थी? जैकोब और मोनार्ड ने। और इसकी डिस्कवरी करी किसने करी? इसकी डिस्कवरी करी थी हक्सले। अच्छा, हसलो, ठीक है हक्सले। अच्छा, हक्सले वॉल्किन एंड अस्त्रचन। अरे वो अस्त्रचंगा नहीं होता, कुछ खेलते हैं, वही है। हाँ वही है, तुम तो ऐसे याद रखना। हक्सले, वॉल्किन एंड अस्त्रचन इन्होंने क्या करी थी? इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है। हमारा देख, एमआरएनए की हो गया, टीआरएनए हो गया, और कौन सा है अपना? एक और आरआरएनए हो गया। देखो, यदि प्रोटीन में, हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनसे डिसीज़ हो जाता है। ये आपने अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। इनको हम प्रियॉन्स बोलते हैं, 11th में है ये। इससे मैड काउ डिसीज़ होता है। अरे नहीं आया ना चमका, अपन अभी आगे पढ़ेंगे। ये हमारा आरएनए था। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसमें और आनंद आएगा, क्योंकि वही मेन चीज़ है। मैं बस ये, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया ना ये लेक्चर, बिल्कुल परेशान मत हो। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आ गया ना तो ये भी आ जाएगा। मैंने इसलिए आरएनए पहले बना दिया ताकि समझ में आ जाए कि हम जब वो जेनेटिक कोड जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा। चलो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। मज़ा आया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो।